हेलो एंड वेलकम टू तुषार आर्या जोन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने परिवार तुषार आर्या जोन। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था और उसी के तहत आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो होने वाला आपका सेमेस्टर एग्जाम है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में या प्रश्नों के बारे में। ज्योग्राफी का जो आपका पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी बीए या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर आप कह सकते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम या किसी भी स्ट्रीम से आप हो, फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं अगर उन्होंने माइनर में भी ज्योग्राफी लिया है तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके अलावा जो बीए में ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं या बीएससी में ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रश्न है और उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और सब्जेक्ट आपका क्या है? जियोग्राफी। सब्जेक्ट क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो फर्स्ट सेमेस्टर में चल आपका पेपर है या फिर कह सकते हैं कोर्स है, तो जो पेपर का नाम है वो आपका है फिजिकल ज्योग्राफी। पेपर नेम क्या है आपका? फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी या भौतिक भूगोल। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से कुछ शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के 3 नंबर का आराम से शॉर्ट नोट्स के रूप में आते हैं एग्जाम में, जो आपका सेक्शन ए होता है। जैसा कि इसके बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तीन प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए बी और सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं या प्रश्न हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने वाला जो आपका अगर टॉपिक की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ जियोग्राफी। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा और आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी किस तरीके से लिखना है। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के नेचर के बारे में बात करते हैं या प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो अर्थात आपको यह बताना है कि उस सब्जेक्ट में जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो किस अप्रोच से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वही उसका नेचर है, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाएं। तो जब हम ज्योग्राफी की नेचर की बात करते हैं तो नेचर के परिप्रेक्ष्य में 2 चीजें बात होती हैं किसी भी सब्जेक्ट की। एक तो या तो वह आर्टिस्टिक नेचर का हो सकता है, आर्टिस्टिक, या फिर वो साइंटिफिक नेचर का हो सकता है। आर्टिस्टिक मतलब या तो कलात्मक हो सकता है या तो वैज्ञानिक नेचर हो सकता है उसका। भाई आप नेचर के ही आधार पर सब्जेक्ट को आप लोग अलग अलग स्ट्रीम में बांटते हैं। जैसे आप लोग आर्ट साइंस बोलते हैं, आर्ट साइड, और साइंस साइड बोलते हैं। तो आर्ट साइंस के जिनका जिस सब्जेक्ट का नेचर आर्टिस्टिक होता है वो आर्ट साइंस के सब्जेक्ट हैं, जबकि जिस सब्जेक्ट का नेचर साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक होगा, वो साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं। तो ज्योग्राफी आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है और साइंस का भी सब्जेक्ट है। अर्थात ज्योग्राफी का जो नेचर है वो आर्टिस्टिक भी है और साइंटिफिक भी है। यही आपको इसमें समझाना है कि ज्योग्राफी का नेचर आर्टिस्टिक के साथ साथ साइंटिफिक भी है, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ तो पढ़ते ही हैं, कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे पहले तो हम लोग ये बताते हैं कि वर्षा हो रही है, फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ता है कि वर्षा होने का कारण क्या है, कौन सी दशाएं होंगी कि वर्षा होगा, अगर इस प्रकार की दशाएं हुई तो वर्षा जरूर होगा। जैसे बात करते हैं जब हम लोग तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अगर सापेक्षिक आर्द्रता 100% से अधिक हुई वायुमंडल में तो फिर वर्षा की बूंदें धरातल पर आएंगी और वर्षा के रूप में आपको जल प्राप्त होगा। तो लेकिन यहाँ अगर हम नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आपको बस 2 लाइन अगर आप लिख देंगे शार्ट नोट्स में, भूगोल की प्रकृति आर्टिस्टिक भी है, कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसको बीए वाले छात्र भी पढ़ते हैं
कला वाले भी और साइंस वाले छात्र भी पढ़ते हैं, बीएससी वाले भी ना, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें इसमें कंसेप्ट भी है और थ्योरी भी है। ठीक, तो बस आप अगर इतना भी लिख देंगे कि भूगोल का जो प्रकृति है वो कलात्मक के साथ साथ वैज्ञानिक है, इतना आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है वो है वेदरिंग, अपक्षय। ये पूरे सिलेबस से बना है तो आप केवल नोट करते रहिए। वेदरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अपक्षय। अपक्षय और अपर्दन, अगर आप यहाँ पर एक लाइन और जोड़ ले, अपक्षय और अपर्दन दोनों यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वेदरिंग या अपर्दन को बोलते हैं हम लोग इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। तो अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, और दोनों का मतलब यही होता है कि चट्टानों में या रॉक्स में टूट फूट या मिट्टी में टूट फूट, उसी को हम लोग अपक्षय या अपर्दन बोलते हैं। तो अपक्षय का सीधा सीधा मतलब है जब भी किसी कारण से चट्टानें टूटती हैं या चट्टानों का मूल रूप में परिवर्तन होता है, वो छोटे छोटे भागों में टूटती हैं, तो उसी को हम लोग अपक्षय या अपर्दन कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं, तो आपको इतना ही लिखना है, जब चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट के बिखर जाती है तो उसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है, एक भौतिक अपक्षय और एक रासायनिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। बस इतना अगर आप वेदरिंग के बारे में बता देते हैं तो काम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अपर्दन की बात करें, तो जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं और किसी कारक के द्वारा या किसी शक्ति के द्वारा उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है, जैसे किसी स्थान पे नदी बह रही है, नदी ने चट्टान का अपर्दन किया, उसको तोड़ा और उसको बहा के ले जाके दूसरी जगह पर जमा कर दिया, तो ये अपर्दन हो गया। ये क्या हो गया? इरोजन हो गया। और अगर मान लीजिए किसी ने हथौड़े से या किसी भी बाह्य शक्ति के कारण कोई चट्टान टूटा और वहीं पर वो रह गया, तो वो क्या हो गया? अपक्षय हो गया। ठीक है, अपक्षय दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल या तो फिर केमिकल। ठीक, और अपर्दन भी आप लोग समझ गए, अपर्दन भी अलग अलग कारणों से हो सकता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, बाह्य शक्तियों के द्वारा अपर्दन हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि ये सब सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, तो केवल मैं आपको यहाँ पर टॉपिक देने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप लोग को पढ़ के जाना है। तो अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या फिर शैल बोलते हैं, चट्टान को हम लोग शैल भी बोलते हैं। तो अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, तो आपको पता है कि रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के अलावा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जिसको आप लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स के अलावा आपका इग्नियस रॉक्स होता है, इग्नियस रॉक्स, या जिसको आप लोग बोलते हैं आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, इग्नियस रॉक्स क्या है, आग्नेय चट्टान क्या है, या अवसादी चट्टान क्या है, या रूपांतरित चट्टान क्या है। तो तीनों बहुत ही सिंपल सी बात है। शुरू करते हैं अगर आग्नेय शैल से, तो आग्नेय शैल वह शैल होती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। ज्वालामुखी से प्राप्त जो लावा होता है या मैग्मा होता है, वह जब धरातल पर प्रकट होकर ठंडा होता है तो उसी से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। यानी ज्वालामुखी से प्राप्त लावा या मैग्मा से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को हम आग्नेय शैल बोलते हैं। ये सब आपको पढ़ाया गया, अगर नहीं पढ़े तब भी अभी भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की बात करें तो जब इग्नियस रॉक्स से ज्वालामुखी के प्रक्रिया के द्वारा मान लीजिए इग्नियस रॉक्स का निर्माण यहाँ धरातल पर हो गया, उसके बाद फिर अलग अलग कारकों के द्वारा, नदी के द्वारा, जल के द्वारा इसका अपक्षय और अपर्दन होगा। ये एक स्थान से टूटेगा और फिर दूसरे स्थान पर जाकर जमा होगा, और जब जमा होगा तो एक साथ तो जमा नहीं होगा, क्योंकि जल या वायु उसको एक साथ एक स्थान से तोड़ के ऐसे ले जाके रख तो देगी नहीं। क्या करेगी? पहले थोड़ा सा तोड़ेगी, ले जाके वहां जमा करेगी, फिर लगातार नदी बह ही रही है, फिर तोड़ते हुए ले जाके वहां जमा करेगी, धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर जमा करते हुए चली जाएगी। क्योंकि इसका निर्माण
अपर्दन से प्राप्त अवसादों से होता है, इसलिए इसको अवसादी चट्टान बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। या फिर इसको हम लोग परतदार चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान या शैल, क्योंकि इसका जो निर्माण होगा वो परतों में होगा, लेयर में होगा। क्या होगा? लेयर में होगा। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स से ही सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो आप ऐसे सीधे सीधे लिख लेंगे कि आग्नेय शैलों के अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त अवसादों के दूसरे स्थान पर जमाव से निर्मित जो चट्टान होता है उसे हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसमें परतें पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसी सेडिमेंट्री रॉक्स का या इसी इग्नियस रॉक्स का अगर तापमान यानी टेम्परेचर और तापमान के साथ साथ प्रेशर यानी कि दबाव, तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण अगर इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे फोल्डिंग और वलन भी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो अगर या भ्रंशन पढ़े होंगे, तो तापमान और दबाव के कारण अगर चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है तो एक विशेष प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आपका टॉपिक है, ये सारी चीजें आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं है, तो सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपका है, देखिए, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव प्लेट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी आप बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जब आपने प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट पढ़ा था, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने पढ़ा था कि 3 प्रकार के प्लेट मार्जिन्स होते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है और एक संरक्षी प्लेट किनारा होता है। तो 3 प्लेट किनारे होते हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्टिव प्लेट की बात करें तो यह वह प्लेट किनारे होते हैं जहां पर नए प्लेटों का निर्माण होता है। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, मान लीजिए प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है, अब यह वाली प्लेट मान लीजिए इधर जा रही है, यह वाली प्लेट का मूवमेंट इधर हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने पढ़ा है किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो बीच से, धरातल से या भूगर्भ से मैग्मा यहाँ पर निकलेगा, स्थान बनेगा और इन प्लेटों के किनारे पर जमा होता जाएगा, नए प्लेटों का निर्माण होता चला जाएगा, जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी। तो ऐसे प्लेट मार्जिन को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं। सीधे सीधे लिख देंगे, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती हैं और वहां पर भूगर्भ से प्राप्त पदार्थों के द्वारा नए प्लेटों का निर्माण होता है, उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं या रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा हिंदी में। ठीक है, और वही जस्ट अपोजिट होता है डिस्ट्रक्ट। अगर आपसे डिस्ट्रक्टिव पूछा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, तो जब हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन यानी कि विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, तो विनाशात्मक प्लेट किनारा वहां पर होता है जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने ट्रेवल करती हैं, या 2 प्लेटें एक दूसरे से आके टकराती हैं। एक दूसरे से आके क्या होती हैं? टकराती हैं। टकराएंगी तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्या होगा? अपक्षयित हो जाएगा। टकराएगी, टूटेगा, या तो फिर जो कमजोर प्लेट होगा वो मुड़ेगा और इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा और दूसरा प्लेट इसको ढकेलता रहेगा। तो यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है? हास हो रहा है। एक प्लेट धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होगा, टूटेगा। तो यहाँ पर प्लेटों का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाशात्मक प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, एक और होता है आपका संरक्षीय प्लेट किनारा। संरक्षीय प्लेट किनारा, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है। मान लीजिए इस तरीके से 2 प्लेटें सटी हैं, एक इधर जा रहा है या ये भी इधर जा रहा है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से सटी हैं, तो ये भी तो एक किनारा हुआ। तो इस प्रकार के प्लेट किनारे को हम लोग संरक्षीय प्लेट किनारा कहते हैं, जो तीसरा प्लेट मार्जिन से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है डेल्टा। क्या है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है?
डेल्टा आपको रिवर के बारे में बताया गया था, और रिवर के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं, एक अपर्दन, इरोजन, एक परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और एक निक्षेप। यही 3 कार्य होते हैं। क्या होते हैं? निक्षेप। और आपको बताया गया था रिवर के द्वारा बनने वाली अपर्दनात्मक स्थलाकृति, रिवर के द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृति। तो डेल्टा जो है रिवर के द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। कौन सी स्थलाकृति है? निक्षेपात्मक स्थलाकृति। तो आप सबसे पहले यही बोल देंगे, डेल्टा नदी के द्वारा बनाई जाने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जिसका निर्माण नदी के मुहाने पर होता है, अर्थात नदी जहां पर महासागर से जाके मिलती है। मान लीजिए ये स्थलीय भाग है, इधर से नदी प्रवाहित होके आ रही है, तो जहां पर महासागर से जाके मिलती है, तो महासागर के अग्रभाग में ये जो इसके साथ अवसाद आए हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े आए हैं, वो धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, आगे जमा होंगे, क्योंकि यहीं पर आके ये छोड़ेगी और फिर नदी इसमें से होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और अंत में जाके महासागर में मिल जाती है। और नदी के मुहानों पर इस तरीके से नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और नदी के चारों तरफ इस तरीके से अवसाद जमा हो जाता है। उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, तो आपको वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ लीजिए एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो आपने पाया कि वायुमंडल की संरचना अगर हम देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि वायुमंडल को अलग अलग लेयर में या अलग अलग परतों में या अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के बाहर जो गैसीय आवरण है यही आपका वायुमंडल है। तो अर्थ से सटा हुआ जो सबसे पहला लेयर है, इसी को आप लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, या इसी को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, या इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर का और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्षोभ मंडल, या इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, परिवर्तन मंडल। ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से लगा हुआ जो सबसे पहला लेयर होता है वही ट्रोपोस्फियर होता है, जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, चाहे वो बादल का बनना हो, बिजली का कड़कना हो, वर्षा हो, वो सभी घटनाएं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में घटित होती है, जिसकी पृथ्वी के धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 16 से 17 किलोमीटर के आसपास होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे अधिक होती है तथा ध्रुवों पर कम होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल के तापमान में लगातार परिवर्तन होता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक। उसके बाद आपको पता है इसके ऊपर के मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर आता है, मेसोस्फियर के बाद आयनोस्फियर आता है, आयनोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर आता है। ठीक है। ये सब आपको बताया गया है, और जब हम इसको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो फिर हम आते हैं ट्रोपोस्फियर पर और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, या इसको बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न तट। जब आप क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, महासागर के बारे में। तो महासागर के कुछ प्रमुख पार्ट होते हैं, आपको बताया गया था। जैसे मान लीजिए ये स्थलीय भाग है और ये आपका महासागर है। ये क्या है? महासागर है। और ये आपका स्थल है, कॉन्टिनेंट्स है, और ये क्या है? ओशियन है। ठीक है। तो महासागरी नितल को हम लोग, या महासागर का जो नितल है, जो स्थलीय भाग है, नीचे वाला इसका भाग है,
महासागर का नितल जिस पे पानी टिका हुआ है, इस नितल के कई पार्ट होते हैं ना। उसी में से एक है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पर महाद्वीप और महासागर मिलते हैं। महाद्वीप और महासागर मिलते हैं। तो महाद्वीप और महासागर जहां पर मिलते हैं, उस महाद्वीपीय पार्ट को हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे आप लोग, तो जो ये स्लोप दिखाई दे रहा है, इस स्लोप को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल। अगर आप केवल ये फिगर भी बना देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और उसके नीचे जब जाएंगे तो जो मैदान दिखाई दे रहा है महासागर का तली, उसे हम लोग महासागरी मैदान बोलते हैं। महासागरी मैदान, ठीक है। इसके अलावा महासागर में और भी कई चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही है महाद्वीपीय मग्न तट की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन को बोला जाता है सूर्यातप। क्या बोला जाता है? सूर्यातप। इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है वही आपका क्या है? सूर्यातप है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे सूर्य से प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण के रूप, या सूर्य से सौरिक विकिरण के रूप में प्राप्त होने वाली एनर्जी को हम लोग सूर्यातप कहते हैं। यानी सूर्य से जो एनर्जी आ रही है सौरिक विकिरण के रूप में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्यातप। क्या बोलते हैं? सूर्यातप। इंसोलेशन, इंसोलेशन। आप यही एक लाइन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन ना। अब हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि कौन कौन से थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में रहने देते हैं, जल्द ही आपको एक नया वीडियो मिलेगा एक आध दिन के अंदर, क्योंकि आने 2-4 दिन में आपका एग्जाम ही है। तो कल तक आपको नया वीडियो मिलेगा, उसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ डालिए, और अपने दोस्तों को साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। आपके जो क्लासमेट हैं, चाहे वो टीडी कॉलेज के हो, चाहे वो किसी दूसरे कॉलेज के ही ना हो, उन सबको ये शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से रिविजन करके जाए और उनका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जब तक हम लोग दोबारा मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।